गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी का चैनल में स्वागत है। अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यार फ्रेंड्स, अभी भी काफी लोग हैं ना, सिर्फ वीडियो देख के चले जा रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो अब सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि सब्सक्राइब करने में सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड लगता है। काफी लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है यार, चैनल से जुड़िए। आपको मेरे को उम्मीद है कि कुछ ना कुछ फायदा ही हो रहा होगा। डेफिनेटली इतनी मेहनत से कंटेंट आपके लिए दिया जा रहा है फ्रेंड्स, डेली बेसिस पे। पीआईबी का मैं आपको जो इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है उनको अपने हिसाब से, जो मेरा एक्सपीरियंस है 3 से 4 साल का पीआईबी पढ़ने का, उसकी बेसिस में मैं आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 12 तारीख का दोस्तों पीआईबी हम लोग की जो हम न्यूज देखने वाले हैं उनको सबसे पहले मैं लिस्ट आउट कर देता हूँ आपके लिए फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों, इसमें हम कवर करेंगे फार्म मैकेनाइजेशन के ऊपर। एक आर्टिकल है, बहुत अच्छा है। सबमिशन और एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स है। उसके साथ में हम जो है 2 ऐप भी देखने वाले इसके अंदर। ऐप के अंदर दोस्तों, ऐप के ऊपर काफी सवाल पूछे जा रहे हैं, लास्ट टाइम भी पूछा था। फोकस है, आप ध्यान रखो इन पर्टिकुलर एरियाज को। एग्रीकल्चर के लिए एप्स लॉन्च किए गए हैं वो भी। एक तो सीएचसी फार्म मशीनरी और कृषि किसान ऐप, पुराने ऐप है लेकिन अभी न्यूज में है, इसलिए हम दोनों को कवर करेंगे। पहली दोस्तों एक न्यूज ये हो गई। दूसरा भी आपको पता है, कुछ दिनों पहले मैंगो जो हमारे एक्सपोर्ट्स किए गए थे बहरीन में, वेस्ट बंगाल और बिहार से, तो उसका वापस से न्यूज में है, उसको भी देखने वाले हम लोग। और उसके बाद में हम लोग अगर आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आगे हम लोग देखेंगे न्यूज नंबर 3। एक जो है ना दोस्तों, IREDA, इसकी सोलर पीएलआई स्कीम है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। उसके बाद में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों, जो 2 नए ट्राइब्स इंडिया आउटलेट्स खोले गए हैं दमन और दीव में, जो है एक पहला यूनियन टेरिटरी में है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट हो चुकी है, काफी न्यूज में आता रहता है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है ना, नीति आयोग का। उसकी दोस्तों यूएनडीपी ने बढ़ाई की है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है, दुनिया के जो बाकी हिस्से हैं ना उनको भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। काफी ज्यादा अच्छी पढ़ाई की है कि इसने काफी डेवलपमेंट जो है ना, हमारे जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया गया था उसमें डेवलपमेंट को काफी आगे पहुंचाया है। काफी ज्यादा फायदा हुआ है, ऐसा बेसिकली अप्रेजल रिपोर्ट ने बोला है। तो सब बातें हम डिस्कस में डिटेल में देखने वाले हैं। आप वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स सारे के सारे। सबसे पहले हम लोग दोस्तों इस पर्टिकुलर देखते हैं, यूएनडीपी ने, हमारा यूएनडीपी की जो रिपोर्ट है, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2018 में लॉन्च की गई थी। कुछ लोग दोस्त ऐसे बोलते हैं कि 6 महीने करंट अफेयर करना है। यार देखो, 6 महीने आप कर सकते हो, लेकिन वहां पे जो है ना फेज 2 में जिस टाइप से डिटेल में पूछता है, जैसे जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है जो 2018 में लॉन्च किया गया था, तो 6 महीने में नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम में तो आ सकता है ना। लेकिन इसीलिए मैं आपको बोलता रहता हूँ, अपने आपको रेस्ट्रिक्ट मत करो। अगर आप रेस्ट्रिक्ट करेंगे ना, तो आपका जो सिलेक्शन का चांस कम करेंगे फ्रेंड्स, ये मतलब ट्रूथ है। तो आपको तैयारी कॉम्प्रहेंसिवली करनी है। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक आप पढ़ते रहिए। आपका नॉलेज दोस्तों, लिया हुआ नॉलेज काम ही आता है, बेकार नहीं जाता। तो आप इस चीज को ध्यान रखो। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यूएनडीपी ने बोला है कि जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है ना, ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। एक लोकल एरिया को डेवलपमेंट करने का मॉडल, लोकल एरिया डेवलपमेंट का एक बेस्ट मॉडल है दोस्तों। बोला है कि इतना बेस्ट है कि आप इसको दुनिया के जो, मतलब दुनिया के जो बाकी कंट्रीज है ना, जहाँ पे रीजनल डिस्पैरिटीज काफी रीजनों से, काफी सालों से लगातार बनी आ रही है, और हमारे देश में ही 112 में नहीं, बाकी जो जिले हैं उनके अंदर भी एक्सटेंड किया जाए। यानी कि इसको बहुत ही ज्यादा बढ़ाई की इस प्रोग्राम की। बोला कि ये डेवलपमेंट को, मतलब इन्होंने है ना काफी ज्यादा फोकस किया दोस्तों। आगे हम लोग इसमें देखते हैं दोस्तों। इस रिपोर्ट ने बोला कि सब लोगों ने मिलजुल के काम किया, कंसर्टेड एफर्ट लगाए। इसकी वजह से ही जो पहले नेग्लेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से, जो काफी रिमोटली लोकेटेड थे और जहां पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म थी ना, उन लोगों ने उन डिस्ट्रिक्ट से काफी ज्यादा अच्छी ग्रोथ और डेवलपमेंट पिछले 3 साल में एक्सपीरियंस किया, बिकॉज ऑफ दिस एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। बोला कि जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर डेवलपमेंट को इसने इतना आगे बढ़ाया है कि मतलब काफी वाहवाही की इस प्रोग्राम के, हम अगर ऊपर ऊपर से बोलते हैं तो मोटा मोटा। दोस्तों, ये जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है ना, फिलहाल अब एज ऑफ नाउ हम बात करते हैं तो टोटल 5 एरिया है, 5 सेक्टर है, उसके ऊपर फोकस करता है। एक रैंकिंग भी आती है दोस्तों, बेसलाइन रैंकिंग, डेल्टा रैंकिंग भी आती रहती है, नीति आयोग निकालता है। तो 5 जो की सेक्टर है ना, वो हम लोग देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। पहला दोस्तों, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, काफी ज्यादा फोकस किया गया इसके ऊपर भी। दूसरा है एजुकेशन, आपको पता है हेल्थ और एजुकेशन तो की सेक्टर होते हैं, सोशल सेक्टर। उसके बाद में एग्री और वाटर रिसोर्सेज, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्री और वाटर रिसोर्सेज, हमारा इंडियन इकोनॉमी एग्री बेस्ड है। उसके बाद में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद में स्किल डेवलपमेंट और फाइनेंशियल इंक्लूजन। पांचों के पांचों ही ऐसे एरिया है जहां पे हमारे देश को काफी ज्यादा जरूरत हो दोस्तों। डेवलपमेंट के लिए पांचों एरिया के ऊपर फोकस करना काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। साथ में बेसिकली एनालिसिस ने बोला है कि जो इसमें देखो, न्यूट्रिशन हेल्थ वाला है, एजुकेशन है, और एग्री और वाटर रिसोर्सेज, इन पर्टिकुलर सेक्टर में तो मैसिव इंप्रूवमेंट्स हमको देखने को मिले हैं। लेकिन बाकी जो बेसिकली सेक्टर्स हैं
उनमें इतना मतलब अचीवमेंट नहीं हुआ है, तो उनको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, यानी कि उन पे और ज्यादा फोकस, उन पे और ज्यादा काम करने की जरूरत है, ऐसा इस रिपोर्ट ने बोला है। अभी हम लोग आगे चलते हैं। देखो इसको 2018 हमारे मोदी जी ने लॉन्च किया था। इसके अलावा इस प्रोग्राम के जो है ना एस्पायरस 6 प्रोग्राम, इसके 3 सी है भाई, याद रखो। 3 से अभी पूछ लेता है ऐसा कौन से 3 सी है, ब्लैंक दे देगा कौन सा आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर 3 Cs ऑफ दिस एस्पायरस डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछे जा रहा है। 3 सी कौन से? कन्वर्जेंस, कंपटीशन एंड कोलैबोरेशन। डिटेल में हम आगे देखेंगे इसको। इसके अलावा इस न्यूज आइटम में कुछ ज्यादा काम का है नहीं एज सच। चलो इसका एक बार डिटेल से देख लेते हैं एक बार। क्विकली मैंने यहाँ से डिटेल में कवर किया है, थोड़ा देख लेते हैं, कुछ छूटे ना हमारे से दोस्तों। इसके बाद देख सकते हैं आपको 2018 में लॉन्च किया गया था। इसके 3 सी है ना जो आपको याद होने चाहिए, 3 सी याद होने चाहिए दोस्तों। आप पूछते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स कैसे पढ़ना चाहिए, जो भी स्ट्रेटेजी है ना और स्कीम के अंदर वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। कन्वर्जेंस के अंदर ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट अलग स्कीम चला रही है, स्टेट गवर्नमेंट अलग स्कीम चला रही है, तो सबको कन्वर्ज किया जाए, मतलब जो एफर्ट है ना कंसंट्रेट हो। भाई कोई स्टेट गवर्नमेंट अपने अलग ढंग से काम करे, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग ढंग से काम, ऐसा ना हो। सब लोग साथ में मिलजुल के काम करें ताकि कन्वर्जेंस हो सके स्किल्स का और ज्यादा लोग को फायदा पहुंच सके। उसके बाद में कोलैबोरेशन। दोस्तों बिना कोलैबोरेट किया ना डेवलपमेंट काफी मतलब डिफिकल्ट है। कोलैबोरेशन जरूरत है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो लोकल जो एरिया के जो अथॉरिटीज है, सब मिलजुल कर काम करे दोस्तों, जब भी डेवलपमेंट पॉसिबल है। उसके बाद में कंपटीशन। दोस्तों कंपटीशन जो है इसलिए इंट्रोड्यूस किया जाता है कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है ना, उनसे जो लोअर परफॉर्मिंग है ना सीख सके, यानी कि जो पर्टिकुलर चीज में जो बेस्ट इन द इंडस्ट्री, बेस्ट इन द सेक्टर से कुछ सीख ले सके। कंपटीशन डेवलपमेंट करता है, यानी कि आगे बढ़ने की होड़ में आप डेवलपमेंट भी कर जाएंगे दोस्तों। और कहीं ना कहीं अगर आपको मास मूवमेंट अगर आपको देना है पर्टिकुलर प्रोग्राम को, तो कंपटीशन जरूरी है। इस प्रोग्राम के अंदर दोस्तों स्टेट फोकस करते हैं, अगर हम बात करते हैं ना, इसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर दोस्तों जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, यानी कि जहाँ पे मतलब जो की जो फोकस एरियाज है कि जहाँ पे ज्यादा सुधार की जरूरत है, उनके ऊपर फोकस किया जाता है। और साथ में उस पर्टिकुलर फोकस को रैंक के थ्रू नापा जाता है दोस्तों। अगर आपने देखा हो डेल्टा रैंकिंग वगैरह रिलीज की जाती है, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हैं, अपन ने डिस्कस कर ही लिया ये पर्टिकुलर चीज। लिस्ट ऑफ एस्पायरेशन डिस्ट्रिक्ट दिया गया, अपने को पता है, इतना याद करने की जरूरत नहीं है। फोकस एरियाज अपन ने देख ही लिया दोस्तों। अभी जो 5 जो पर्टिकुलर एरिया है इसके अंदर, हेल्थ हेल्थ न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्री, वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूसिव स्किल डेवलपमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम लोग बात करते हैं ना रैंकिंग की, तो इसके अंदर टोटल 49 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है। ये पूछा भी था कुछ टाइम पहले अगर बात करें एग्जाम की तो। उसके बाद में यहाँ पे देखो डिटेल दिया गया, बेसलाइन रैंकिंग निकालते हैं ना इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर। बेसलाइन रैंकिंग में दोस्तों 49 इंडिकेटर्स है, 81 डाटा पॉइंट्स है, 5 जो थीमेटिक आइडेंटिफाइड एरियाज बोले तो। अगर हम बात करते हैं वेटेज किसको कितना है, देखो इसके अंदर सबसे ज्यादा वेटेज है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन और एजुकेशन को, दोनों को 30-30% वेटेज है। एग्री को 20% है। देखो इसके अंदर हुआ क्या फ्रेंड्स, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल इंक्लूजन स्किल डेवलपमेंट को वेटेज कम है। तो वेटेज कम है तो हम ये बोल सकते हैं कि इसीलिए इन पर्टिकुलर एरियाज में ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है। ये एक रीजन बताया जा रहा है एनालिसिस, यूएनडीपी का एनालिसिस। तो बोला है कि आप इसको जो है थोड़ा रिस्ट्रक्चर करो, इनके जो सेक्टर्स है उनको जो रैंक बेसिकली जो वेटेज है, ताकि इन पर जो एरिया बच गए डेवलपमेंट जहां फोकस नहीं हो सका, वहां भी बढ़ के फोकस किया जा सके। डेल्टा रैंकिंग निकलती रहती है इसकी एस्पायरेंस डिस्ट्रिक्ट की, तो जब जब न्यूज में आएगी अपन कवर कर लेंगे। एक इसका एक डैशबोर्ड भी है, चैंपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड, आप इसको जाके देख सकते हैं। आई थिंक काफी कवर कर लिया अपन, इतना तो काफी है दोस्तों। दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो टाइम्स ऑफ इंडिया में भी काफी ज्यादा बढ़ाई की है यूएनडीपी ने। अगर कोई भी भारत के जो मोदी सरकार के स्कीम की अगर बढ़ाई होती है तो एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, ठीक है। अभी चलते हैं अगले आर्टिकल पे, जो हमारे मैंगो भेजे थे ना बिहार और वेस्ट बंगाल से, बहरीन में काफी ज्यादा बढ़ाई हुई है, तो वहां पे डिस्प्ले हुआ दोस्तों। उसका हम स्टार्ट करते हैं। टोटल 6 वेराइटीज को भेजा था अपन ने, पहले पीआईबी आर्टिकल में देखा है। उसके अंदर हम लोग अगर बात करते हैं तो दोस्तों जो 3 जो है ना वेराइटीज जो कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफाइड है, उनको भेजा था। ये थी खिसापत्ती, लक्ष्मण भोग जो कि वेस्ट बंगाल की वेराइटीज है, और यह है जर्दालू जो कि बिहार की है। ये तो आपको पूछा जा सकता है, पता होना चाहिए, तीनों वेराइटीज मैंगो की है। उसके बाद में आपको मैंने अपेड़ा बताया था कल, अपेड़ा जो है कौन सी क्या करती है, फुल फॉर्म में कौन सी एजेंसी के अंदर आती है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं ना, जो हमारे इंडिया से कौन से जो है जो बेसिकली जो मैंगोज की वैरायटी जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, अल्फोंसो, अल्फोंसो केसर और तोतापुरी और बंगनपाली, ये हम जो हमारी मेजर जो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि एक्सपोर्टिंग वैरायटीज है मैंगो की। उसके अलावा स्वर्ण रेखा, ठीक है। ये सब मैंगो की वैरायटीज आप पता कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है फ्रेंड्स यहाँ से। चलो आपको मैंने पहले भी कवर किया था, लेकिन ऐसे आर्टिकल्स को आप अच्छे से कवर कीजिए, वैरायटीज को आप पढ़ लीजिए जो है इसमें, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कौन कौन से स्टेट से भेजा है। अगले न्यूज आइटम पे चलते हैं दोस्तों। अगला न्यूज आइटम है ट्राइब्स इंडिया से रिलेटेड, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का। 2 नए आउटलेट खोले इन लोगों ने।
तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता है जो ट्राइफेड है, जो नोडल एजेंसी है बेसिकली ट्राइबल जो एरिया के डेवलपमेंट के लिए, कुल मिला के इसका जो मैंडेट है ना, जो ट्राइबल एरिया के जो लोग उनकी जिंदगी बेहतर बनाना है, उनको एक बेटर से बेटर मार्केट प्लेस देना है, और उनको जो भी सपोर्ट है दोस्तों, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ इनको ये ट्राइफेड एजेंसी प्रोवाइड करती है। तो अभी जो इन लोगों ने 2 नए आउटलेट खोले हैं, दमन एंड सिलवासा में इन्होंने खोला है दोस्तों, जो कि पहला यूनियन टेरिटरी के अंदर। ये जो यूनियन टेरिटरी कौन सी वाली है दोस्तों? दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। याद रखो, अभी पूछा जा सकता है कि मतलब जो है कौन सी यूनियन टेरिटरी के अंदर ट्राइब्स इंडिया ने अपने आउटलेट्स खोले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कि अपन अब याद कर लेते हैं जो की चीज है वो। अपन आ जाते हैं अभी वंदन विकास योजना, जो है मैंने आपको पहले ही कवर किया है, अलग से अपने आर्टिकल बेसिकली वीडियो भी है, तो देख लीजिए दोस्तों। ऐसे जो बेसिकली ऐसे सीधा सीधा पैसेज उठा के दे देता है एग्जाम में, पूछता है कि कौन सी स्कीम की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो इस टाइप के आपको प्रोडक्ट थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, यानी कि देखिए आप जो गारमेंट्स ये सब दिया जाएगा, ये सब चीजें हैं, ऐसे ऐसे हैं, तो आपको थोड़ा बेसिक आइडिया होगा ना। आप अगर आर्टिकल को पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा अंदाजा मिलता है, आपको पता स्कीम इजीली पता चल जाती है दोस्तों। ये जो लास्ट का पैराग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम कवर करते हैं दोस्तों। जैसे ट्राइफेड, उसका आपने को पता है मैंडेट, जो इकोनॉमिक वेलफेयर है ट्राइबल कम्युनिटीज का, इसका मैंडेट है दोस्तों। मार्केटिंग उनका जो प्रोडक्ट्स है, और सस्टेन अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स, उनका स्किल डेवलपमेंट ट्राइबल वेलफेयर के लिए एजेंसी है। पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्राइबल एजेंसी, मतलब फॉर दिस दिस दिस। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं इस जो पर्टिकुलर एजेंसी है दोस्तों, इसने अपना जो ट्राइबल प्रोड्यूसर, ट्राइबल जो प्रोडक्ट्स है ना, उनको बेचने के लिए एक अपना एक ब्रांड बनाया है, उसका नाम है ट्राइब्स इंडिया। ट्राइब्स इंडिया आउटलेट्स खोलता है ट्राइफेड, और वहाँ पे जो ट्राइबल प्रोड्यूसर्स हैं उनको उसके थ्रू दोस्तों मार्केट प्रोवाइड करता है, उनके उसके थ्रू बेसिकली लोगों तक पहुंचाता है दोस्तों। हम चलते हैं आज के आर्टिकल नंबर 3 पे। आर्टिकल नंबर 3 दोस्तों, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है, इंडेक्स जो निकला है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसका बेस ईयर 2011-12 मतलब जो है 100 स्कोर। इसके अलावा वेटेज वगैरह मैंने जो एक अपना इंडिया ईयर बुक का चैप्टर कवर किया, उसके अंदर ऑलरेडी कवर किया। इसके अंदर 3 दोस्तों बेसिकली क्लासिफिकेशन है, माइनिंग का 14.37, मैन्युफैक्चरिंग का 77.60, इलेक्ट्रिसिटी का लगभग 8% इसका वेटेज रहता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अगर आप इंडिया ईयर बुक वाले मेरे 2 वीडियोस नहीं देखे, जाके देख लीजिए फ्रेंड्स। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन लाता है इस इंडेक्स को। आप एक कोई भी न्यूज़पेपर का आर्टिकल लेके इस पर्टिकुलर को पढ़ लेना, एक बार पढ़ लेंगे तो आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा, उसके बाद में जरूरत नहीं रहती है। चलो ज्यादा क्विकली मैंने आपको जस्ट बता दिया कि ये थोड़ा आपको देख लेना है दोस्तों। ये जो अगला आर्टिकल है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, फार्म मैकेनाइजेशन ए मैंडेटरी चेंज। यानी कि जो फार्म है ना, हमारी जो फार्म सेक्टर है दोस्तों, उसका मैकेनाइजेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है और हमारा ग्रोथ देखना है तो। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च कर रखी है दोस्तों, वो हम लोग देखते हैं। इनोवेशन फार्मर्स एम्पावरमेंट के लिए बोला, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन स्कीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है नाबार्ड के लिए। ठीक है, जो फार्म मैकेनाइजेशन दोस्तों, हमारे जो फार्मर्स की जो आय है उसको बढ़ाता है, साथ में जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी उसको भी फायदा पहुंचाता है। ठीक है, इस स्कीम के तहत ये लोग मेजर क्या कर रहे हैं, वो अब सबसे पहले 3 इसके कंपोनेंट है दोस्तों। सबसे पहले जो है ना, कस्टम हायरिंग सेंटर्स एस्टेब्लिश होता है इस स्कीम के तहत, फार्म मशीनरी बैंक और हाई टेक हब्स। इसके लिए तीनों चीजों के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को ये जो है पैसा मतलब निकाला, मतलब दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, सब डिस्कस करने वाला हमें इस पर्टिकुलर न्यूज में। सबसे पहले अपन ने जैसे देखा इस पर्टिकुलर सबमिशन और एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन स्कीम के तहत दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना फंड्स निकालती है 3 चीजों के लिए, फार्म मैकेनाइज लाइक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कस्टम हायरिंग सेंटर्स, फार्म मशीनरी बैंक और हाई टेक हब्स। ठीक है, अलग अलग मशीनरी जो है दोस्तों, ताकि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अरेंज करवा सके दोस्तों। इस अगर हम लोग बात करते हैं फार्म मैकेनाइजेशन की जरूरत क्यों है, हमारे जो इनपुट है दोस्तों, लैंड, वाटर, एनर्जीज, मैन पावर, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, जो पेस्टिसाइड्स हैं, इन सब का अच्छे से यूज हो सके, इसमें मैकेनाइजेशन जो बेसिकली मशीनरी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारा दोस्तों प्रोडक्टिविटी दोस्तों, और एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, और मेजर जो हमारे जो रूरल एरिया के जो यूथ है उनको अट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर हमको अगर एग्रीकल्चर में देखना है तो फार्म मैकेनाइजेशन एक जरिया दोस्तों, एक लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी की हमारी जो मशीन्स अवेलेबल होनी चाहिए खेती के लिए। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बात करते हैं, इसमें तो बस दोस्तों ऐसे ही डाटा दिया है लोगों ने कि कौन से स्टेट में कितना रिलीज किया, वो अपना कोई काम का नहीं है। अपन आ जाते हैं मेन चीज पे, अबाउट सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। दोस्तों अप्रैल 2014 में लॉन्च किया गया था। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था ना दोस्तों, फार्म मैकेनाइजेशन को बढ़ावा देना है, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है,
मैंने कल के वीडियो में शेयर किया है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की कैटेगराइजेशन, और ऐसे एरिया जहाँ पे फार्म पावर काफी कम मात्रा में अवेलेबल है। ठीक है, दो इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे। पहला था कि दोस्तों जो फार्म मैकेनाइजेशन है, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स यानी कि जो छोटे किसान हो इतना बड़ा मशीन नहीं खरीद सकते हैं, तो उनको दोस्तों मशीनरी अवेलेबल हो जाए, ताकि वो भी अपना जो है फार्म आउटपुट को थोड़ा बढ़ा सके। और जहाँ पे पावर जो है फार्म पावर अवेलेबिलिटी काफी लो है दोस्तों एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन से कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन डिक्रीज होता है, साथ में जो है ह्यूमन एफर्ट्स भी कम होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। अगर ये बात करते हैं बाकी जो अदर इनपुट्स होते हैं ना, अगर अच्छी मशीन चूज करते हैं तो बाकी जो इनपुट्स हैं उनका भी बेटर हम लोग यूटिलाइज कर पाते हैं। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू होता है फार्म मैकेनाइजेशन। दोस्तों आप सभी को पता है हमारे जो देश में दोस्त किसानों की प्रॉब्लम है कि बहुत छोटे छोटे मतलब उनके पास खेत होते हैं, तो उस केस में दोस्तों ये ऐसे जो इनिशिएटिव से बहुत हेल्प करते हैं दोस्तों। उनका जो एडवर्सरीज होती है इकोनॉमी जो स्केल के यानी कि छोटे मात्रा में जब किसान रहते हैं, तो ऑब्वियसली कोई मशीन हर किसान मशीन नहीं खरीद सकता, तो इसीलिए उनको एक हम ये कह सकते हैं कि एक मतलब कॉमन जो है ना से रेंटल बेसिस पे इसके अंदर बेसिकली मशीनरी प्रोवाइड करने का प्रावधान किया गया दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों दोस्तों कई तरीके की फ्रेंड टेस्टिंग सर्टिफिकेशन जो है वो भी मशीनरी दी जाती है कुछ पर्टिकुलर सेंटर्स पे। अब और थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसको। अब अपन देखते हैं दो ऐप लॉन्च किए गए थे जो कि 2019 में लॉन्च किए गए दोस्तों। एक पहला था CHC फार्म मशीनरी, ये तो बेसिकली अपन ने देखा ना सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, उसके लिए लॉन्च किया गया था। बेसिकली ऐप है सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। होता क्या, कुछ किसान है मिलके, यानी मान लीजिए आप 5 या 10 किसान मिलके दोस्तों वो अपना एक कस्टम हायरिंग सेंटर एस्टेब्लिश करते हैं। तो कस्टम हायरिंग सेंटर एस्टेब्लिश करते हैं, कुछ मशीनरी वो खरीद के लाते हैं अपना कॉमन रेंटल बेसिस पे देने के लिए। तो वो इस वेबसाइट पर रजिस्टर करते हैं और इस पे प्रोवाइड करते हैं उस मशीनरी की फोटोज वगैरह। तो बेसिकली जो फोटोज वगैरह अवेलेबल रहती है, दूसरे जो किसान है ना इंडिविजुअल जो सिंगल किसान होते हैं, वो इस पर्टिकुलर ऐप पे जाके देखते हैं कि मेरे एरिया में 50 किलोमीटर के अंदर अंदर की अवेलेबिलिटी रहती है इसके अंदर, कि 50 किलोमीटर एरिया में मेरे आसपास कौन सा मतलब कस्टम हायरिंग सेंटर जहाँ से मैं एक मशीनरी ले आऊँ एक दिन के लिए या फिर 2 दिन के लिए, तो वहां से मशीनरी ला के दोस्तों अपना काम निकलते 2 दिन बाद लौटा देता है और किराया रेंट पे करता है। तो ठीक है, कस्टम हायरिंग सेंटर का मतलब है कि कुछ किसान आगे मिलजुल के एक सेंटर खोलते हैं जहाँ पे मशीनरी वो रेंट पे देते हैं वहां से किसान या कोई भी ग्रुप ऑफ कलेक्शन। ये जो ऐप है दोस्तों इस पर्टिकुलर ऐप पे वो रजिस्टर करते हैं, यहाँ से भी ये बेसिकली इंटरमीडियरी की तरह काम करता है, हम बेसिकली कह सकते हैं कनेक्ट करता है जो मतलब उसमें बेसिकली तो एक होता है कि सप्लायर्स होते हैं और एक बायर्स होते हैं फार्म मशीनरी का मतलब रेंटल बेसिस पे। दूसरा ऐप था दोस्तों कृषि किसान ऐप, जियो टैगिंग के लिए। दोनों ऐप को हम डिस्कस डिटेल में देखने वाले हैं। देखो सबसे पहले अपन ने देखा कि जो CHC फार्म मशीनरी ऐप है ना, किसान जो इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं उनको जो भी मशीनरी की जरूरत है दोस्तों, जो भी रेट उनको फीजिबल है। कहाँ से, कस्टम हायरिंग सेंटर्स 50 किलोमीटर के अंदर अंदर लोकेटेड है वहां से। तो हम ये कह सकते हैं जो CHC फार्म मशीनरी दोस्तों एग्रीकल्चर जो मशीनरी इक्विपमेंट्स हैं उनको किराए पे लेने के लिए एक प्रोविजन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट ऐप है दोस्तों कृषि किसान ऐप। किसानों को दोस्तों एक हम ये कह सकते हैं कि जो कोई भी किसान जिसका जो है जो हाई क्वालिटी दोस्तों क्रॉप्स है, तो वो इस प्लेटफॉर्म का यूज करके जो अपनी बेस्ट प्रैक्टिस है, जो अपनी हाई क्वालिटी जो है दोस्तों दूसरे किसानों के साथ में शेयर कर सकता है, और ताकि वो आसपास के किसान है वो भी अडोप्ट कर सके और इस किसान से बेटर जो क्रॉप्स का सीड्स वगैरह ले सके। पहला बेसिकली इस ऐप का लक्ष्य ही है। दूसरा दोस्तों जियो टैगिंग, जो क्रॉप है और वेदर फोरकास्टिंग मैसेजेस भी इस ऐप के थ्रू दिए जाते हैं किसानों को। ठीक है, अपन ने जैसे देखा CHC फार्म मशीनरी जियो टैगिंग इन दोनों ही ऐप के थ्रू होती है दोस्तों, जिसके अंदर जियो टैग करके अपना जो रेफरेंस फोटोज क्या मशीनरी अवेलेबल है और क्या इक्विपमेंट अवेलेबल है वो शेयर कर सकते हैं। आई थिंक अपन ने दोनों एप्लीकेशंस को अच्छे से कवर कर लिया। इसके अलावा अगर एक और न्यूज़ की बात करते हैं दोस्तों, सबमिशन और एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन अपन ने देख लिया। उसके अलावा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आपको अच्छे से पढ़नी है, क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट स्कीम्स ऑफ, ये भी थोड़ा देख सकते हैं आप दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों, जो नेचर ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस है ना, द किसान वो जो दोनों एप्लीकेशंस में हम लोग वो देखते हैं। अपन ने अभी देखा उसके अंदर दोस्तों जो CHC फार्म मशीनरी है ना, उसके अंदर कस्टम हायरिंग सेंटर्स मतलब एस्टेब्लिश किए जाते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों अगर फार्म सब्सिडी की बात करते हैं तो 40% सब्सिडी दी जाती है प्रोजेक्ट कोस्ट के लिए इंडिविजुअल फार्मर को, अगर प्रोजेक्ट कोस्ट 60 लाख तक होता है, और 80% सब्सिडी दी जाती है ग्रुप ऑफ फार्मर्स को अगर कोस्ट 10 लाख तक रहता है तो। और नॉर्थ ईस्ट के लिए दोस्तों 95% सब्सिडी दी जाती है प्रोजेक्ट को 10 लाख तक रहता है तो। ठीक है,
उसके बाद में अगर हम हाई टेक और हाई वैल्यू एग्री मशीनरी CHC एस्टेब्लिश करता है कोई, तो उसको 40% असिस्टेंट दी जाती है 250 लाख तक का प्रोजेक्ट कॉस्ट होने पे। बहुत अच्छे से कवर कर लिया अपन ने इस आर्टिकल को, तो आप इसको याद रखिए, नाबार्ड में आ सकता है। दोस्तों अगला जो अपना न्यूज न्यूज आइटम हो सोलर PLI स्कीम का। दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर एक बेस PSU है, IRDA, इसका फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। दोस्तों इन लोगों ने हमारे डोमेस्टिक जो मार्केट में सोलर फोटोवोल्टिक सोल्स का सेल्स के बेसिकली जो है मॉड्यूल्स को बढ़ावा देने के लिए इन लोगों ने बाहर के जो है PLI स्कीम इंप्लीमेंट की है। तो इस PLI स्कीम के हम लोग अगर बात करते हैं की चीज जो है दोस्तों, इस PLI स्कीम के अंदर मिनिमम कैपेसिटी है ना मैन्युफैक्चरिंग, वो है 1000 मेगावाट। इसके अलावा और कुछ इसमें काम का है नहीं। दोस्तों 5 साल के लिए PLI स्कीम लॉन्च की जा रही है। इसका जो टोटल बजट है 4500 करोड़ रुपए ये इसके तहत में अवेलेबल कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप ये जो पर्टिकुलर चीज़ है सोलर मतलब PV मॉड्यूल्स को जो हमारे देश में बढ़ावा मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का मकसद रखा गया है। तो दोस्तों अपन ने आई थिंक सब न्यूज आइटम्स कवर कर लिए PIB के। इसके अलावा कुछ प्राइम मिनिस्टर्स की कुछ दोस्तों कुछ जो बेसिकली हम ये कह सकते हैं जो सैड इमेजेस है वो भी है। चलो अपन ने काफ़ी अच्छा कवर कर लिया है। वीडियो को एंड करते हैं। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया, इतना अच्छा कंटेंट आपको देने के बाद सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्रेंड्स सपोर्ट करते रहे आप ऐसे ही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, 1 सेकंड लगता है सिर्फ, और आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों वीडियो एंड करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।